अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका के नवमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाज़ा में यरगुमालियों को 20 जनवरी से पहले रिहा किया जाना चाहिए, बसूरत दीगर मशरक़ व सतह जहन्नुम में तब्दील हो जाएगा। इसराइल की गैर मशरूत हिमायत के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के ज़ेर हिरासत इसराइली यरगुमालियों के बारे में काबिल ज़िक्र बयान दिया। सोशल मीडिया पर बात करते हुए ट्रंप ने धमकी दी कि अगर यरगुमालियों को रिहा नहीं किया गया तो वो शदीद अंदाज में हमला करेंगे और मशरक़ व सतह को जहन्नुम में तब्दील कर देंगे। सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल से जारी हुए एक बयान में ट्रंप ने कहा है कि हर कोई इसराइलियों को गैर इंसानी तरीके से यरगुमाल बनाए जाने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं आपको इस हकीकत से आगाह करता हूँ कि अगर यरगुमालियों को 20 जनवरी 2025 से पहले रिहा ना किया गया तो मशरक़ व सतह जहन्नुम में तब्दील हो जाएगा। मशरक़ व सतह में हर कोई इसकी कीमत अदा करता है, ख़ास तौर पर वो इस जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। इसके ज़िम्मेदारों को इस तरह से सख्त निशाना बनाया जाएगा जो अमेरिकी तारीख़ में कभी नहीं देखा गया। लिहाजा मैं इनसे कहूँगा कि यरगुमालियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान करते हुए मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया था कि उन्होंने गाज़ा में जंगबंदी के हुसूल और कैदियों की रिहाई के लिए एक नया इक़दाम शुरू किया है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से शुरू हुए इस अमल में इसराइल का दावा है कि इसके तकरीबन 100 शहरी गाज़ा में यरगुमाल बनाए गए हैं। गाज़ा पर इसराइल के हमलों के नतीजे में जो इसके बाद से 14 माह से जारी हैं, तकरीबन 45,000 फ़लस्तीनी, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेटी इवानका के ससुर के बाद अपनी दूसरी बेटी टेफनी के ससुर को भी अहम ओहदा दिया है। आलमी खबरसां इदारों के मुताबिक ट्रंप ने अपने लेबनानी निज़ाद समदी मसाद बोल्स को मुशीर बराए अरब व मशरिक़ व सतह नामज़द किया है। लेबनानी निज़ाद मसाद बोल्स ट्रंप की दूसरी बेटी टेफनी के शौहर माइकल बोल्स के वालिद हैं। वो एक मारूफ बिजनेसमैन हैं और हिज़्बुल्लाह की इत्तेहादी मसीही जमात के करीब समझे जाते हैं। लेबनान से ताल्लुक़ होने की वजह से मसाद बोल्स के हिज़्बुल्लाह के साथ भी ताल्लुक़ात हैं। हिज़्बुल्लाह के इत्तेहादी मसीही जमात के सरबराह सुलेमान रंजिया इनके दोस्त हैं। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान भी मसाद बोल्स ने अमेरिका के अरब और मुस्लिम वोटर्स की हिमायत हासिल करने में अहम किरदार अदा किया था। हिज़्बुल्लाह के इत्तेहादी जमात के सरबराह से भी लेबनान में सदर का ओहदा मसीही उम्मीदवारों के लिए मखसूस है और हिज़्बुल्लाह के सदारती उम्मीदवार मसाद बोल्स के दोस्त हैं। वाज़ेह के गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने अपनी बेटी इवानका के शौहर जैरिड केशनर के वालिद चार्ल्स केशनर को फ्रांस में अमेरिका का सफ़ीर नामज़द किया था। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन की नाटो में शमूलियत नाकाबिल कबूल है और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक लावरोव ने दारुल-हुकूमत मॉस्को में हंगरी के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत पीटर सजारतो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रूस और हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुक़ात और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। प्रेस से खिताब करते हुए लावरोव ने कहा है कि हंगरी की इंतज़ामिया अपने मफादात के मुताबिक एक आज़ादाना पॉलिसी पर अमल पेरा है। यूक्रेन के बहरान का हवाला देते हुए लावरोव ने कहा है कि इस बहरान की बुनियादी वजूहात को ख़त्म किया जाना चाहिए और कहा इसकी एक वजह नाटो मशरिक़ की तरफ बढ़कर यूक्रेन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। ये रूसी सरहदों पर एक फ़ौजी ख़तरा है। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की नाटो में शमूलियत नाकाबिल कबूल है, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। यूक्रेन में तनाज़े में जमूद के इम्कान के बारे में सर्गेई लावरोव ने जोर देकर कहा कि यह अमन का रास्ता नहीं है। शाम में बशार अल असद हुकूमत मुखालिफ मसला ग्रुपों ने हलब और अदलिब सूबों के बाद पेशकदमी की और सूबे हमा में हुकूमती फोर्सेस से मज़ीद 16 बस्तियाँ वापस ले ली। असद हुकूमत की फोर्सेस के साथ 6 दिनों से झड़पें जारी रही और हुकूमत मुखालिफ गिरोहों ने हुमा के रास्ते पर वाक़ बास छोटे इलाकों, हलब शहर के मरकज़ के बेशतर हिस्सों और पूरे अदलिब सूबे पर कब्ज़ा कर लिया है। वाज़ेह के 27 नवंबर को शुमाली शाम में हलब सूबे के मगरबी दही इलाकों में हुकूमती अफवाज और हुकूमत मुखालिफ गिरोहों के दरमियान जंग छिड़ गई थी। लेबनान के साथ 27 नवंबर को तय पाए जंगबंदी का मुआहदा गुज़िश्ता शब मुल्क के जुनूब में इजरायली फ़ौज के हमलों से अपनी इफ़ादियत खो बैठा है। लेबनान की सरकारी एजेंसी NNA की खबर के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने लेबनान के जुनूब में मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमले किए। इजरायली जंगी तैयारों के हमलों में ड्रोन्स ने गश्ती परवाज़ें करते हुए इनकी हमराही की। इजरायली ड्रोन्स ने दारुल-हुकूमत बैरूत के आसमानों पर निचली परवाज़ की। इजरायली फ़ौज ने 27 नवंबर को हुए जंगबंदी के बावजूद लेबनान के ख़िलाफ़ हमले शुरू करने का ऐलान किया था। फ़ौज की जानिब से जारी किए गए तहरीर बयान में कहा गया कि लेबनान के ख़िलाफ़ हमले शुरू कर दिए गए और तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। 27 नवंबर को जंगबंदी मुआहदे के निफाज के बाद से इजरायली फ़ौज ने कम से कम 73 जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 6 अफराद ज़ख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की तरफ इशारा करते हुए लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के नाफिज होने के बाद पहली बार इसराइली
फौजियों को निशाना बनाया और इसकी जानिब से किए गए इंतबाही हमले में रॉकेट एक खुली अराजी में गिरे। दूसरी जानिब लेबनानी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला हबीब ने बयान दिया कि इनका मुल्क इसराइल के साथ जंगबंदी मुआहदे के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में शुमार किए जाने वाले बिल गेट्स को इंडिया से मुतालिक तबसरे पर तनकीद का सामना करना पड़ा है। इंडियन अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने हाल ही में रेड होफमैन के एक पॉडकास्ट में शिरकत की और इसमें हुई बातचीत के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक मौके पर बिल गेट्स ने कहा कि इंडिया लेबॉरेटरी की तरह है जहां मुख्तलिफ चीज़ों पर तजुर्बे किया जा सकता है। बिल गेट्स के इस कमेंट पर इंडिया में लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है और तनकीद भी की गई। पॉडकास्ट में बिल गेट्स ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इंडिया एक ऐसे मुल्क की मिसाल है जहां बहुत कुछ ऐसा है जो मुश्किल है। सेहत, ग़िज़ाइयत और तालीम में बेहतरी आ रही है और इस्तेहकाम भी आया है। यह ऐन मुमकिन है कि आज से 20 साल बाद लोग हैरानकुन हद तक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। यह एक लेबॉरेटरी की तरह है जहां आप तजुर्बा कर सकते हैं और इंडिया में ठीक साबित होने पर इन्हें दूसरी जगहों पर ले जाया जा सकता है। बिल गेट्स ने मज़ीद कहा कि हमारी फाउंडेशन का अमेरिका के अलावा सबसे बड़ा दफ्तर इंडिया में है और सबसे ज़्यादा इक़दाम अपने इंडियन पार्टनर्स के साथ करते हैं। सऊदी वलीअहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने मुलाकात की। एसपीए के मुताबिक रियासत के खसर लवामा में फ्रांसीसी सदर के खैर मकदम के लिए बाज़ाब्ता सरकारी तकरीब का एहतमाम किया गया था। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बाहमी मफादात के हसूल के लिए दोनों मुल्कों में दस्तियाब वसाइल की सरमायाकारी के मौके तलाश किए। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल, मुश्तरका तशवीश के उमूर और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर भी बातचीत की गई। बाद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर की मौजूदगी में सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल की तश्कील के लिए मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और फ्रांसीसी वज़ीर बराए यूरोप और उमूर ख़ारजा जैन नेविल बारूद भी दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 8 ममालिक की मुश्तरका फ़िज़ाई मशक़ों तवील 4 का आगाज़ हुआ है जो 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक मुश्तरका फ़िज़ाई मशक़ों में सऊदी अरब, इमारात, ओमान, क़तर, उर्दन, मराकेश, बरतानिया, अमेरिका और यूनान की एयरफोर्स के दस्ते शिरकत कर रहे हैं, जबकि मिस्र और बहरीन के मशक़ों की निगरानी करेंगे। फ़िज़ाई मशक़ के डायरेक्टर कर्नल पायलट मोहम्मद अब्दुल्ला खुनफोर का कहना है कि तवीक़ 4 मशक़ों का मकसद एक दूसरे की अस्करी महारत से इस्तिफ़ादा करना और जंगी हिकमत अमली पर बेहतरी पैदा करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मशक़ों में शामिल दस्ते मुख्तलिफ बुलंदियों से उतरने और जंगी हिकमत अमली के तहत टेक्निकी तरीक़ों को आजमाएंगे। अलावाज़ीन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी मशक़ों का हिस्सा होंगे। ग्रीन सऊदी अरब इनिशिएटिव और कॉप 16 की मुनासिबत से महकमा पासपोर्ट ने यादगारी मोहर का इजरा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए आने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट पर यादगारी मुहिम सब की जा रही है। वज़ीर अक़वाम मुत्तहिदा की 16वीं कन्वेंशन कॉप 16 बराए इंसदाद खुशहाली के हवाले से आलमी सतह पर की गई कोशिशों के तहत रियाज में आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की अहम शख्सियात और इदारों ने शिरकत की। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद फाले ने कहा है कि सऊदी अरब का फ्रांस के साथ तिजारती हजम 10 बिलियन यूरो से ज़्यादा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी फ्रांस इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता साल 2023 में फ़्रांस ने सऊदी अरब में 3 बिलियन यूरो की सरमायाकारी की है। सऊदी अरब में फ़्रांस की बराह रास्त सरमायाकारी का कुल हजम 17 बिलियन यूरो है। उन्होंने कहा कि फ़्रांस सऊदी अरब में सरमायाकारी करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। इंजीनियर खालिद फाले ने कहा है कि हमें इस बात पर फ़ख्र है कि फ़्रांस की 300 कंपनियां वजारत सरमायाकारी में रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 30 कंपनियों ने रियाज में इलाकाई दफ्तर भी बना लिया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ग्रीन इनिशिएटिव के चैलेंजेस से निपटने की पूरी इस्तेदाद रखता है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर और माहौलियात के खुसूसी एलची आदिल अल-जबेर से हिंदुस्तान के वज़ीर माहौलियात व जंगलात भूपेंद्र यादव ने मुलाकात की। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक रियाद में जारी कॉप 16 के ज़िमन में हुई मुलाकात के दौरान माहौलियात के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन पर बातचीत हुई है। वज़ीर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कॉप 16 कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें माहौलियाती तग़यीरात, क़हत साली और शजरकारी जैसे अहम मौज़ूआत पर बातचीत हो रही है। इस खुसूस में आज हिंदुस्तान के वज़ीर माहौलियात व जंगलात भूपेंद्र यादव सऊदी अरब में सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर से मुलाकात की और बातचीत की।
صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کی قومی سلامتی کی ترجیحات کے فریم ورک کے دائرہ کار میں ہم میدان یعنی شام میں لمحہ بلمحہ عمل کی پیروی اور تجزیہ کرتے ہیں اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ صدر اردوغان نے انقرہ کے سرکاری دورے پر تشریف لانے والے مونٹی نیگرو کے صدر جوکوف میلاتوس سے بالمشافہ اور بین الوفود مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ اس سال ترکی اور مونٹی نیگرو کے درمیان سفارتی تعلقات کی 145ویں سالگرہ ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے اردوغان نے کہا کہ میلاتووچ کا ترکیہ کا پہلا دورہ ہمارے غیر معمولی سطح کے تعلقات کی علامت ہے۔ ہم نے اپنے دو طرفہ تعلقات پر جامع طور پر تبادلہ خیال کیا اور آئندہ کے دور کے اقدامات کا ہم نے جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے تعلقات کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک کونسل کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ اردوغان نے کہا کہ ہم نے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا اور بلقان میں استحکام کو اہمیت دینے کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس موقع کو ایک بار پھر اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ بحیثیت ترکیہ ہم ایک مذہبی اور نسلی کا گڑھ ہونے خطہ بلقان میں امن، خوشحالی اور استحکام میں تعاون کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے بلوچستان میں سوشل میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت اب تک 1000 کے قریب اکاؤنٹس کو ریاست کے خلاف سرگرمیوں کی بنیاد پر بلاک کرنے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے مطابق اس مہم کا آغاز 3 ماہ قبل کیا گیا تھا اور مشتبہ اکاؤنٹس کے خلاف تحقیقات کر کے اب تک 924 اکاؤنٹس بلاک کرنے کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ FIA کے مطابق PTI نے ان 924 سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں سے 312 کو مکمل بلاک کر دیا ہے، جبکہ 607 دیگر اکاؤنٹس مکمل بلاک کیے جانے کے آخری مرحلوں میں ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ FIA کے سائبر کرائم ونگ نے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی جانب سے مقرر کیے گئے پیمانے پر تمام مشتبہ اکاؤنٹس کو جانچا اور جن اکاؤنٹس کے ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے 100% شواہد ملے، ان کو بلاک کرنے کی سفارش کی گئی۔ پاکستان کے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے PTI کے احتجاجی مظاہرے کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایسی بربریت اور ظلم و تشدد کا مظاہرہ نہیں دیکھا۔ آج منگل کو لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ PTI ورکرز کی بربریت اور بے رحمانہ تشدد سے 172 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، بیشتر کی حالت نازک ہے۔ انہوں نے کہا کہ CMH راولپنڈی میں زیر علاج زخمی اہلکاروں کی حالت دیکھ کر شرم آتی ہے کہ مارنے والے ہمارے لوگ ہیں۔ تیلوں والے ڈنڈوں اور رائفل کے بٹ سے جتھوں نے سیکورٹی اہلکاروں کو الگ الگ کر کے مارا۔ مریم نواز نے کہا کہ پولیس کو ہدایت دی گئی تھی کہ گولی نہیں چلانی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں 10,000 تربیت یافتہ سیکورٹی اہلکاروں کی انسداد فسادات کے لیے خصوصی فورس قائم کی جائے گی۔